सोचो क्या होता अगर आपके पास मौसम को कंट्रोल करने की शक्ति होती। आप अपनी मर्जी से जब चाहे धूप और जब चाहे बारिश करवा सकते थे। और क्या आपने कभी सोचा है कि ऊपर आसमान में बादलों में क्या छिपा है? बचपन में तो आपने जरूर सोचा ही होगा कि काश आप वहाँ जा पाते। क्या पता वहाँ अपनी ही एक अलग दुनिया, अपना ही एक इकोसिस्टम हो। कुछ इसी तरह की है हमारी आज की एनिमे की कहानी, जिसका नाम है वेदरिंग विद यू, जो कि एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही डीप, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड पर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लव स्टोरी है। इसे जापान में चैंकी नो को नाम से जाना जाता है। और सच में जब से मैंने इस एनिमे को देखा है ना, आई एम लाइक क्या देख लिया मैंने। अभी तक मेरे दिमाग में यही मूवी घूम रही है। इसकी कहानी को भी माकोतो शिनकाई ने लिखा है। जी हाँ, वही माकोतो शिनकाई जो योर नेम मूवी के भी राइटर हैं। अगर आपने हमारी योर नेम मूवी की एक्सप्लेनेशन देखी हुई है, देन दिस इज मस्ट वॉच एनिमे फॉर यू। आई एम रिपीटिंग अगेन, दिस इज मस्ट वॉच एनिमे फॉर यू। और अगर नहीं देखी है तो मैं आपको ये हार्डली रिकमेंड करूंगा कि आप पहले हमारी योर नेम की एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देखें, उसी के बाद हमारी ये वेदरिंग विद यू वाली एक्सप्लेनेशन वीडियो देखें। वो क्यों, ये आपको वीडियो के बीच में खुद पता चल जाएगा। अभी मैं आपको कुछ स्पॉइलर दे के आपका मजा नहीं खराब करना चाहता। बस इतना मान लो कि ऐसा करने से आपका मजा इंटू 100 हो जाएगा। योर नेम के लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वेदरिंग विद यू को IMDb में दिए गए हैं 7.5 स्टार्स, माय एनिमे लिस्ट में से दिए गए हैं 8.37 स्टार्स और रॉटन टोमेटोज के टोमेटो मीटर में से किया गया है 92% फ्लैश, जो कि बहुत ज्यादा अच्छे स्टैट्स होते हैं। इसने आज तक वर्ल्ड वाइड अराउंड 193 मिलियन डॉलर्स की कमाई की है, जो कि होते हैं इंडियन करेंसी में मोर देन 1431 करोड़ रुपए। तो ये तो होगी मूवी की स्पॉइलर इंट्रोडक्शन। मूवी के फर्स्ट सीन में हम एक शिप को देखते हैं, जिसमें ये अनाउंसमेंट हो रही होती है कि कुछ ही समय में बहुत तेज बारिश होने वाली है, तो कृपया सभी पैसेंजर्स जल्दी से शिप के अंदर आ जाएं। ये अनाउंसमेंट सुनकर सभी पैसेंजर्स शिप के अंदर की तरफ आने लगते हैं, पर इसके अपोजिट एक 16 साल का लड़का बाहर जाने लगता है। इस लड़के का नाम हुडाका था और ये बारिश को देख बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। तभी वो नोटिस करता है कि उसके ऊपर अजीब सा कुछ पानी का बना हुआ बहुत बड़ा गोला है। वो पानी का गोला सीधा शिप के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से शिप का बैलेंस बिगड़ जाता है और हुडाका शिप से सीधा नीचे समुद्र में फिसलने लगता है। तभी कोई आदमी अचानक उसका हाथ पकड़ता है और उसे बचा लेता है। उस आदमी का नाम काइसुगे सुगा होता है, जिसे लोग मिस्टर सुगा कह के बुलाते थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हुडाका की जान बचाने के बदले हुडाका मिस्टर सुगा को ट्रीट दे रहा होता है। साथ ही हम देखते हैं कि हुडाका अपने लिए इंटरनेट में पार्ट टाइम जॉब भी ढूंढ रहा होता है और वो इंटरनेट में क्वेश्चन डालता है कि वो कौन कौन सी जगह है जहाँ लोग उसे बिना कॉलेज स्टूडेंट आईडी के हायर कर लेंगे। इससे हमें ये पता चलता है कि हुडाका अंडर एज होने के बावजूद कहीं जॉब करना चाहता था। साथ ही हमें पता चलता है कि हुडाका शिप से टोक्यो जा रहा था। इसके बाद शिप टोक्यो पहुंच जाती है और जाते जाते मिस्टर सुगा हुडाका से उसके टोक्यो आने की वजह पूछता है, जहां हुडाका उसे शायद झूठ बोलता है कि उसकी स्कूल में समर ब्रेक चल रही है, तो वो यहाँ बस घूमने आया है। इसके बाद मिस्टर सुगा हुडाका को अपना कार्ड देते हुए कहते हैं कि अगर उसे टोक्यो में किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो वो बेझिझक उसे याद कर सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हुडाका किसी होटल में रुका हुआ था और वो देखता है कि उसके पूछे गए क्वेश्चन पर 4 आंसर्स आए होते हैं, जिनमें से एक था कि यहाँ पर कोई ऐसी जॉब्स नहीं है। एक ने लिखा था कि ये लेबर लॉ के अगेंस्ट है और एक ने तो लिख रखा था कि उसे सेक्स क्लब में वेटर की जॉब मिल जाएगी। ये देखिए हुडाका निराश हो जाता है। इसके बाद हुडाका जॉब की तलाश में बहुत सी जगह जाता है, पर कोई भी उसके पास कॉलेज आईडी न होने की वजह से उसे हायर नहीं करता। वो सेक्स क्लब वेटर की जॉब के लिए भी जाता है, पर वहाँ से भी उसे धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद वो अपने टोक्यो में रहने के खर्चे कैलकुलेट करता है, जो कि बहुत ज्यादा थे और अब हुडाका के पैसे भी खत्म होने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अब उसके पास होटल में स्टे करने लायक भी पैसे नहीं बचते, तो वो रास्ते में इधर उधर घूम रहा होता है, जहाँ उसे 2 पुलिस वाले रोक लेते हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं कि वो यहाँ अकेले क्या कर रहा है। हुडाका उन्हें बिना कुछ बताए वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो एक गली में बैठा हुआ होता है, जहाँ उसे एक बिल्ली मिलती है। हुडाका अपनी चॉकलेट का एक पीस तोड़कर उस बिल्ली को देता है। हुडाका बिल्ली को कहता है कि टोक्यो बहुत डरावना शहर है, पर फिर भी वो कभी भी अपने घर वापस नहीं जाना चाहता। यानी कि दोस्तों, हुडाका अपने घर से भाग के यहाँ टोक्यो आया था। इसके बाद वहाँ कुछ लोग आते हैं और वो उसे कहते हैं कि ये कोई बैठने की जगह नहीं है। हुडाका वहाँ से जाने लगता है और वो आदमी जानबूझकर उसे गिरा देता है, जिसकी वजह से पास में रखा डस्टबिन नीचे गिर जाता है। हुडाका एक एक करके सारा कचरा वापस डस्टबिन में डालने लगता है और उसे उस कचरे के बीच में एक बैग मिलता है। हुडाका उस बैग को उठा के अपने साथ एक रेस्टोरेंट में ले जाता है। बैग को खोलने पर उसके अंदर से गन बाहर निकलती है। हुडाका ये देख घबराते हुए उस गन को वापस उस बैग में डाल देता है और मन में कहता है कि ये बस एक खिलौना होगा। इसके बाद वो अपनी जेब से मिस्टर सुगा का कार्ड बाहर निकालता है, जिन्होंने शिप में उसकी जान बचाई थी। मैप्स पे चेक करने पर उसे पता चलता है कि ये जगह यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। हुडाका को अब बहुत जोर की भूख लग रही थी, पर उसके पास अब पैसे ही नहीं थे। उस रेस्टोरेंट में काम करने वाली एक लड़की उसे चुपके से एक बर्गर देती है और उसे कहती है कि चुपचाप इसे खा लो और किसी को मत बताना, और वो वहाँ से चली जाती है। हुडाका उस बर्गर को खाकर मन में कहता है कि उसने अपने 16 साल के पूरे जीवन में इतना टेस्टी डिनर आज तक नहीं किया। इसके बाद हुडाका बस से मिस्टर सुगा के ऑफिस जा रहा होता है, जहाँ उसे लास्ट सीट पर एक 13 साल का छोटा लड़का दिखता है, जिसकी एक गर्लफ्रेंड उसके साथ टाइम स्पेंड करके बस से उतर रही होती है और उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड उसी वक्त उस बस में चढ़ रही होती है। ये देखिए हुडाका हैरान हो जाता है और मन में कहता है कि ये इतनु सा है और
क्या प्लेयर है। इसके बाद हुडाका मिस्टर सुगा के ऑफिस यानी कि K&A प्लानिंग के बाहर पहुंच जाता है। अंदर जाने पर उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। अंदर एक कमरे में सोफे के ऊपर उसे एक लड़की दिखती है जो कि सो रही होती है। वो लड़की बहुत ही ज्यादा सेक्सी थी और उसके बहुत बड़े बड़े चंगू मंगू थे। हुडाका ये देख थोड़ा मदहोश हो जाता है और उसके चंगू मंगू को ताड़ने लगता है। बोलना पड़ेगा मैन विल बी मैन। तभी वो वहाँ से अपनी नजरें हटा के खुद को कहता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी उस लड़की की नींद उड़ जाती है और उसे हेलो कहती है। ये देख हुडाका एकदम घबरा जाता है और वहाँ से दूर होकर उसे सॉरी कहता है। वो लड़की हुडाका से कहती है कि सुगा ने कहा था कि हुडाका यहाँ जरूर आएगा। फाइनली उन्हें एक असिस्टेंट मिल गया जो उनकी काम में मदद कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की हुडाका के लिए कोल्ड ड्रिंक बनाते हुए बड़ी एक्साइटमेंट के साथ उसे कहती है कि उसने देखा कि हुडाका उसके चंगू मंगू देख रहा था। हुडाका एकदम से घबरा जाता है और मना कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हुडाका और वो लड़की आपस में एक दूसरे से इंट्रो कर रहे होते हैं। उस लड़की का नाम नात्सुमी सुगा होता है। हुडाका नात्सुमी से पूछता है कि क्या वो भी मिस्टर सुगा की एक एम्प्लॉय है, जिस पर नात्सुमी उसे कहती है कि क्या वो सच में मिस्टर सुगा और उसके रिश्ते के बारे में जानना चाहता है, जिस पर हुडाका बड़ी क्यूरियोसिटी के साथ हाँ कहता है। इस पर नात्सुमी आंख मारते हुए हुडाका को कहती है कि उसे पता है कि हुडाका उनके बारे में क्या सोच रहा है। ये सुनकर हुडाका एम्बेरस हो जाता है और सोचता है कि ये मिस्टर सुगा की गर्लफ्रेंड होगी। तभी वहाँ पर मिस्टर सुगा आते हैं और वो हुडाका को बताते हैं कि वो यहाँ बड़ी बड़ी मैगजीन्स के लिए आर्टिकल लिखने का काम करते हैं। हुडाका थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि अभी तो वो बस 16 साल का है। अभी उसे इतनी समझ कहाँ जो वो कुछ डीप नॉलेज वाले आर्टिकल लिख पाए। इस पर मिस्टर सुगा से कहते हैं कि वो किसी भी बेतुकी चीज के ऊपर आर्टिकल लिख सकता है जिस पर भी आजकल के बच्चे दिलचस्पी रखते हैं, फिर चाहे उसका वास्तविकता से कोई लेना देना ही ना हो। मिस्टर सुगा उसे एक एग्जाम्पल देते हैं कि वो अ गर्ल हु ब्रिंग्स सनशाइन यानी कि एक ऐसी लड़की जो धूप ला सकती है के ऊपर आर्टिकल लिख सकता है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि इनके यहाँ टोक्यो में कुछ ऐसे रूमर्स फैले हुए हैं कि कुछ ऐसी भी लड़कियाँ हुआ करती थी या शायद अब भी हैं जिनके पास वेदर को कंट्रोल करने की शक्ति हुआ करती थी। एक ऐसी लड़की जो अपनी मर्जी से बारिश रोककर धूप ला सकती है। ऐसी लड़कियों को सनशाइन गर्ल कहा जाता है। चाहे ये अफवाह ही हो पर इसके ऊपर अच्छा सा इंटरेस्टिंग आर्टिकल बन सकता है। तो यहाँ एग्जाम्पल में उसी की बात हो रही होती है। इसी बार मिस्टर सुगा हुडाका को कहते हैं कि इस आर्टिकल को लिखने के लिए उसे लोगों के पास जाकर उनसे उनके इस बारे में विचार पूछने होंगे। इसके बाद हुडाका और नात्सुमी एक फॉर्च्यून टेलर के पास जाते हैं। वो फॉर्च्यून टेलर उन्हें बताती है कि सनशाइन गर्ल सच में एग्जिस्ट करती है। एक सनशाइन गर्ल बारिश रुकवा कर जब चाहे धूप करवा सकती है। साथ ही वो उन्हें बताती है कि नेचर से छेड़छाड़ करने से हमेशा नुकसान ही होता है। बहुत ज्यादा पावर यूज करने के बाद एक दिन सनशाइन गर्ल गायब हो जाती है। इसी के साथ ही वो उन्हें और भी कई ढेर सारी बातें बताती है। वो दोनों उसकी हर एक बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं और नोट कर लेते हैं। हुडाका वापस जाकर फॉर्च्यून टेलर से मिली थोड़ी इन्फॉर्मेशन के साथ आर्टिकल लिखना शुरू करता है। उसका आर्टिकल देखकर मिस्टर सुगा उसे कहते हैं कि उसने इतना भी बुरा नहीं लिखा है और वो उसे हायर कर लेते हैं। साथ ही वो कहते हैं कि हुडाका को जॉब के साथ यहाँ रहने को एक रूम और खाने को खाना भी मिलेगा, पर हुडाका को जॉब के अलावा यहाँ घर के काम भी करने पड़ेंगे। इसके बाद वो मस्त डिनर करते हैं। हुडाका खुद को कहता है कि उसके टोक्यो आने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब उसने किसी के साथ बैठकर डिनर किया हो और ऐसे आज से उसकी न्यू लाइफ शुरू हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो रोज सुबह उठते ही सबसे पहले अपने घर के सभी काम पूरे करता है, जैसे बर्तन धोना, सफाई करना और ब्रेकफास्ट बनाना। फिर वो मिस्टर सुगा को जाके नींद से जगाता है। इसके बाद वो ऑफिस के सारे काम हैंडल करता है, आर्टिकल्स लिखता है और कभी कभी नात्सुमी के साथ लोगों के इंटरव्यू करने भी जाता है। उसकी जिंदगी अब अचानक से पूरी हेक्टिक हो गई होती है, पर हुडाका इस सब को एंजॉय कर रहा था। कभी कभी वो साथ में पार्टीज में भी जाते हैं। इसी बीच वो नोटिस करता है कि टोक्यो में तो बहुत ज्यादा ही बारिश होती है। जब से वो यहाँ आया है तब से ऐसा एक भी बार नहीं हुआ जब मौसम थोड़ा साफ हुआ हो। इसके बाद एक दिन वो उस बिल्ली से मिलने जाता है जो उससे तब मिली थी जब वो टोक्यो सिटी में नया नया आया था। इसी बीच वो एक लड़की को देखता है जिसे दो बदमाश लड़के शायद परेशान कर रहे थे। हुडाका रियलाइज करता है कि ये तो वही लड़की है जो रेस्टोरेंट में काम करती थी, जिसने उसे एक बार बर्गर भी दिया था। वो उनका पीछा करता है और उससे पता चलता है कि वो उस लड़की को जबरदस्ती एक सेक्स क्लब में काम कराने ले जा रहे हैं। ये देख हुडाका खुद को रोक नहीं पाता और उस लड़की का हाथ पकड़कर वहाँ से भागता है। वो दोनों लड़के भी उनका पीछा करते हैं। वो लड़की हुडाका को कहती है कि हुडाका उसे छोड़ दे, पर हुडाका उसका हाथ नहीं छोड़ता और उसके साथ भागता रहता है। थोड़ी देर बाद वो आदमी उन दोनों को पकड़ लेते हैं। उनमें से एक आदमी हुडाका को जोर से थप्पड़ मारता है। हुडाका उस आदमी को कहता है कि वो उस लड़की को फोर्स कर रहा था, जिस पर वो आदमी हुडाका को कहता है कि ऐसा नहीं है, उस लड़की ने खुद से हमारे साथ डील की है। ये सुन के हुडाका हैरान रह जाता है। तभी उस आदमी को याद आता है कि ये तो वही लड़का है जो एक बार इनके क्लब में काम मांगने आया था और फिर वो हुडाका को एक पंच मारता है। इसके बाद हुडाका अपने बैग से वो गन बाहर निकालता है जो उससे कूड़े के डब्बे में मिली थी। हुडाका उस आदमी
आदमी को ऊपर से हटने को कहता है, नहीं तो वो गोली चला देगा। वो आदमी हंसते हुए उडाका को कहता है कि वो एक खिलौने से उसे नहीं गिरा सकता। उडाका बुरी तरह कांप रहा होता है और उससे गन का ट्रिगर हिट हो जाता है। गन की बुलेट बस जरा से डिस्टेंस से उस आदमी के पास से गुजरती है। ये देख सबकी हवा टाइट हो जाती है। उस आदमी की भी बुरी तरह से फट जाती है, क्योंकि वो अभी बाल बाल अपनी मौत से बचा। जरा सा वो आगे होता या गोली थोड़ी पीछे एम हुई होती तो उसका अब तक काम तमाम हो चुका होता। इसके बाद वो लड़की हुडाका को पकड़ के वहाँ से भाग जाती है। वो दोनों एक खाली बिल्डिंग में पहुँचते हैं। वो लड़की हुडाका को गुस्से से कहती है कि एक बर्गर का कर्जा वो इस तरह से चुका रहा है। साथ ही वो पूछती है कि वो आखिर है कौन और उसके पास ये गन कहाँ से आई। हुडाका उसे कहता है कि वो गन उसे एक डस्टबिन में मिली और उसे लगा था कि ये बस एक खिलौना है, तो इसलिए उसने वो अपने पास रख ली। वो लड़की उसे गुस्से से कहती है, वाह तो ये है तुम्हारा बहाना, तुमने उस आदमी का मर्डर ही कर दिया था। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। हुडाका भी उस गन को वहाँ गुस्से में फेंक देता है और फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तभी वो लड़की वहाँ वापस आती है और हुडाका को कहती है कि उसका नाम हीना है और उसे उस रेस्टोरेंट से जॉब से निकाल दिया। साथ ही वो बताती है कि क्योंकि उसे जॉब से निकाल दिया गया था और उसे पैसों की सख्त जरूरत थी, तो इसलिए उसने खुद से उन क्लब वालों को अप्रोच किया था। ये सुनकर हुडाका निराश हो जाता है और हीना को सॉरी कहता है। हीना हुडाका के पास जाके उसके जख्म पर हाथ लगाती है और कहती है कि क्या हुडाका घर से भागा है। इस पर हुडाका हाँ कहता है। हीना हुडाका से कहती है कि बारिश की वजह से हुडाका टोक्यो को ठीक से एंजॉय भी नहीं कर पा रहा होगा, और वो हुडाका को अपने साथ चलने को कहती है और वो उसे उस बिल्डिंग के टॉप में ले जाती है, जहाँ हुडाका देखता है कि वहाँ तो एक छोटा सा श्राइन यानी कि टेम्पल होता है। इसके बाद हीना प्रे करने लगती है और हम देखते हैं कि उसके ऐसा करते ही जमीन पर पड़ी बारिश की बूंदे अचानक वापस ऊपर उठने लगती है और बारिश भी रुक जाती है। आसमान से बादल भी अपने आप ही हट जाते हैं और एक बहुत ही प्यारी सी धूप खिल जाती है। ये देख हुडाका हैरान रह जाता है और हीना को कहता है कि वो तो एक सनशाइन गर्ल है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे का इंट्रो करते हैं। हीना हुडाका से उसकी एज पूछती है, जिस पर हुडाका 16 बताता है। हीना उसे कहती है कि हुडाका उससे 2 साल छोटा है, क्योंकि वो 1 महीने बाद 18 की हो जाएगी। इस पर हुडाका कहता है कि हीना तो पर अभी छोटी ही दिखती है। देन वो दोनों हैंडशेक करते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फिर से बारिश हो रही होती है और हम किसी रैंडम छोटे बच्चे को देखते हैं जो बाहर पानी की किसी बूंद को हवा में एक मछली की तरह उड़ते देखता है। इसके बाद हम ऐसे स्कूल के 2 स्टूडेंट्स को देखते हैं, जिसमें से एक अपने दूसरे दोस्त को कहीं कुछ दिखाने ले जा रहा था। वहाँ पहुँचने पर वो दोनों ऊपर आसमान में देखते हैं कि वहाँ तो कुछ अजीब सा पानी का बहुत बड़ा बबल लेविटेट कर रहा होता है। यहाँ पे मैं आपको याद दिला दूं कि कुछ ऐसा ही पानी से भरा बबल हमने शिप के ऊपर भी देखा था, जो हुडाका के ऊपर गिरा था। ये पानी का बबल भी थोड़ी देर बाद अपने आप नीचे उन दोनों स्टूडेंट्स के ऊपर गिर जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम हुडाका और नात्सुमी को ऑफिस में देखते हैं, जहाँ नात्सुमी हुडाका को कुछ वायरल रिपोर्ट दिखा रही होती है, जिसके अकॉर्डिंग शहर में जगह जगह आसमान से कुछ अजीब सी पानी की तरह दिखने वाली मछलियाँ गिरी और ये मछलियाँ थोड़ी देर में ही अपने आप गायब हो जाती है। नात्सुमी आगे बताती है कि एक इंटरव्यू में किसी ने उसे बताया था कि आसमान में जो बादल हैं वो एक पूरी की पूरी लेक के बराबर पानी खुद में होल्ड करे होते हैं, तो ये जरूर पॉसिबल हो सकता है कि ऊपर बादल में एक अपना ही अलग इकोसिस्टम हो और ये मछलियाँ वहीं से आई हो। साथ ही हम देखते हैं कि हुडाका ने उस बिल्ली को भी अपने यहाँ ला रखा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हुडाका हीना से मिलने उसकी अपार्टमेंट जाता है। हुडाका हीना के रूम का डोर नॉक करता है और रियलाइज करता है कि वो अपनी जिंदगी में पहली बार किसी लड़की से मिलने उसके घर जा रहा है और वो ऐसा सोचकर नर्वस हो जाता है। अगले सीन में हम उन दोनों को साथ में लंच करते हुए देखते हैं, जिसके बीच हमें पता चलता है कि हीना अपने छोटे भाई के साथ यहाँ रहती है और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन फिलहाल कुछ ठीक नहीं है। और हुडाका के बारे में भी हमें पता चलता है कि वो अपने टाउन से इसलिए भागा था क्योंकि वो अपनी घिसी पिटी जिंदगी से उब चुका था। इसके बाद हम देखते हैं कि हुडाका हीना के लिए मस्त 25 दिन में पैसा डबल करने वाला बिजनेस मॉडल बना के आया था, जिसके अकॉर्डिंग वो लोगों को धूप बेचेंगे, यानी कि जिसको भी बारिश बंद करवा के धूप चाहिए होगी वो हमारी सनशाइन गर्ल यानी कि हीना को हायर करेगा और हीना प्रे करके धूप करवा देगी। 25 दिन में पैसा डबल। इस बिजनेस को करने से हीना थोड़ा आनाकानी करती है, पर हुडाका उसे कहता है कि तो फिर ठीक है, एक ही ऑप्शन बचता है कि हीना उसी सेक्स क्लब में वापस जॉब करने चले जाए। साथ ही वो हीना के फिगर को देख के दबी आवाज में कहता है कि उसे नहीं लगता कि हीना जैसा फिगर उस क्लब के लिए परफेक्ट है। हीना एम्बेरस होके हुडाका को गुस्से से कहती है कि वो क्या देख रहा है, जिस पर हुडाका एम्बेरस होके कहता है कि वो कुछ नहीं देख रहा था। इसके बाद हीना मान जाती है और वो दोनों मस्त सा पोर्टफोलियो बना के इंटरनेट में अपलोड कर देते हैं। इसके बाद वहाँ पर हीना का छोटा भाई आ जाता है, जिसका नाम नागी था, और उसे देख के हुडाका हैरान हो जाता है क्योंकि हीना का छोटा भाई नागी और कोई नहीं बल्कि वही लड़का था जो हुडाका को बस की लास्ट सीट में दिखा था, जिसकी 2 गर्लफ्रेंड्स थी। तभी इतने में उनके पोर्टफोलियो में एक हायरिंग रिक्वेस्ट भी आ जाती है, वो भी कल के लिए। साथ ही वेदर फोरकास्ट में कल के दिन बारिश बताई जाती है। हीना ये देख के कल के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड और सेम टाइम पे नर्वस हो जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि इस बिजनेस को और प्रोफेशनल बनाने के लिए हुडाका नागी को एक ड्रेस भी बनाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों लोकेशन में पहुंच गए होते हैं और हीना प्रे कर रही होती है। हुडाका अजीब सा अम्ब्रेला ऊपर नीचे कर रहा होता है और उनके
चारों तरफ हिना का छोटा भाई नागी ड्रेस पहने डांस कर रहा होता है। बाय द वे इससे प्रोफेशनल कम फनी ज्यादा लग रहा था। जिन लोगों ने उन्हें हायर किया था उन्हें भी ये सब मजाक लग रहा था। पर तभी बारिश रुक जाती है और धूप खिलने लगती है। वो लोग खुश होकर जितने पैसे हिना ने डिमांड किए थे उससे भी कई गुना ज्यादा पैसे उसे दे देते हैं। फिर क्या ये कारवां चलता रहता है और देखते ही देखते हिना और होडाका का ये बिजनेस बहुत ही ज्यादा हिट हो जाता है। उनकी कई दिन पहले से एडवांस में बुकिंग चलने लगती है और वो न जाने कितने लोगों के लिए उनकी मनचाही डेट पर बारिश रुकवा कर धूप खिलाने लगते हैं। उन्हें मैरिज में सनशाइन कराने के लिए लोग हायर कर रहे थे। किसी आउटडोर स्पोर्ट के कंटेस्ट वाले दिन सनशाइन कराने के लिए हायर कर रहे थे और बड़े तो छोड़ो इवन छोटे छोटे बच्चे तक उन्हें हायर कर रहे थे ताकि वो बाहर धूप में खेल सके। होडाका भी फटाफट से मिस्टर सुगा के घर के और ऑफिस के काम निपटा के हिना के यहाँ डेली निकल जाया करता था। इसके बाद हम देखते हैं कि उन्हें एक दिन बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है जिसमें उन्हें एक बहुत बड़े फायरवर्क इवेंट वाले दिन सनशाइन करवानी थी। वो अपना 100% सक्सेस रेट बरकरार रखते हुए इस दिन भी बारिश रुकवाने में कामयाब रहते हैं और इस इवेंट की वजह से वो कुछ ज्यादा ही हिट हो जाते हैं। उनकी डिमांड बुरी तरह से बढ़ जाती है, इतनी ज्यादा कि ये सब बहुत ज्यादा हेक्टिक होने लगा था। तो वो डिसाइड करते हैं कि वो बस अब लास्ट 2 बार किसी के लिए सनशाइन करवाएंगे। इसके बाद वो ब्रेक लेंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मिस्टर सुगा और नात्सुमी को कार में देखते हैं। जब मिस्टर सुगा नात्सुमी को पूछ रहे होते हैं कि होडाका आजकल कहाँ गायब है, वो दिखता ही नहीं है। इस पर नात्सुमी उसे कहती है कि वो आजकल अपनी दूसरी जॉब में ज्यादा बिजी है। इस बात से मिस्टर सुगा कुछ खुश नजर नहीं आते और नात्सुमी को बताते हैं कि एक तो होडाका ने मुझसे बिना पूछे एक बिल्ली को घर ला लिया और ऊपर से अपने आर्टिकल वाले काम पर भी ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहा है। इस पर नात्सुमी उसे कहती है कि छोड़ो भी, होडाका को थोड़े मजे भी करने दो, वैसे भी तुम उसे सैलरी ही कितनी देते हो। इस पर मिस्टर सुगा फिंगर से 3 का इशारा करते हैं। नात्सुमी हैरान होकर कहती है कि बस 30,000 यान, यानी कि तुम मुझे सिर्फ 20,000 रूपए देते हो। इस पर मिस्टर सुगा उसकी बात काटते हुए कहते हैं कि एक्चुअली वो 3,000 यान कह रहे थे, यानी कि सिर्फ 2,000 रूपए। ये सुनकर नात्सुमी की आगे फटी रह जाती है और कहती है कि क्या इतनी कम तो किसी लेबर की भी सैलरी नहीं होती है और वो उन पर भड़क पड़ती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि होडाका, हिना और नागी अपनी सही लास्ट सर्विस दे रहे होते हैं जहाँ वो एक बूढ़ी दादी के लिए सनशाइन करवा रहे थे। तभी वहाँ पर उन दादी का पोता उनसे मिलने आता है और हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि ताकी होता है। जी हाँ दोस्तों, वही ताकी जो योर नेम मूवी में था। इसलिए मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि पहले आप योर नेम वाली एक्सप्लेनेशन देखना। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि ताकी के दादा की ठीक 1 साल पहले डेथ हो गई थी, तो आज उनकी ओबोन है। अब ये ओबोन क्या होता है? किसी की डेथ से 1 साल बाद वाले दिन को ये ओबोन कहते हैं। एक्चुअली जापानीज कल्चर में इनका मानना होता है कि ओबोन वाले दिन डेड पर्सन की सोल कुछ पल के लिए आसमान से नीचे आती है। तो इनके ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग ये अपने किसी डेड फैमिली मेंबर के ओबोन वाले दिन अपने घर के आंगन में आग जलाते हैं और इनका मानना होता है कि आसमान से इस धुएं को देख के उनकी सोल यहाँ पहुँच पाती है। तो इसीलिए उन्होंने सनशाइन गर्ल को हायर किया था ताकि वो आसानी से बाहर आग जला पाए और बारिश की वजह से ताकि के दादा की सोल को आसमान से इस धुएं को देखने में परेशानी भी न हो। साथ यहाँ पे हमें पता चलता है कि हिना ने भी हाल ही में अपनी मॉम को भी खोया है। दूसरी तरफ हम मिस्टर सुगा और नात्सुमी को देखते हैं जो कि किसी ओल्ड मैन का इंटरव्यू ले रहे थे। वो ओल्ड मैन उन्हें सीलिंग पे एक 800 साल पुरानी पेंटिंग दिखाते हैं जो कि वेदर पर बेस्ड थी। वो ओल्ड मैन उन्हें बताते हैं कि अभी हम नेचर और वेदर के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। अभी ऊपर आसमान में बादलों में बहुत से राज दफन है। साथ ही वो किसी वेदर मेडन के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि वेदर मेडन 2 तरह की होती है, एक वो जिनके पास बारिश करवाने की शक्ति होती है और दूसरी वो जिसके पास धूप लाने की शक्ति होती है। वो आगे बताते हैं कि पहले के समय में ये वेदर मेडन्स हर गांव में पाई जाती थी पर आज के समय में ये लुप्त हो चुकी है। इसके बाद वो बताते हैं कि कुदरत के साथ छेड़छाड़ करने का नतीजा सबको चुकाना ही पड़ता है। इसीलिए बहुत ज्यादा अपनी पावर्स का यूज करने के बाद ये वेदर मेडन्स अपने आप एक दिन गायब हो जाती है। इधर हम देखते हैं कि ताकी से बात करते करते होडाका को याद आता है कि हिना का 18th बर्थडे भी बहुत जल्द आने वाला है। तो वो सोच में पड़ जाता है कि वो उसे क्या गिफ्ट देगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स क्लब के मैनेजर से होडाका के बारे में पूछताछ कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि होडाका इंटरनेट पे क्वेश्चन डालता है कि 18 साल की लड़की के लिए कौन सा गिफ्ट सबसे बेस्ट है। उसके क्वेश्चन पर 4 लोगों के आंसर आते हैं पर उसे कुछ भी खास आंसर नहीं मिलता। हिना का भाई नागी होडाका को सजेस्ट करता है कि वो हिना को एक रिंग गिफ्ट करे पर होडाका टेंशन में आ जाता है कि पता नहीं हिना को ये गिफ्ट पसंद भी आएगा कि नहीं। नागी होडाका को कहता है कि होडाका चुपचाप ये कबूल कर ले कि उसे हिना से प्यार हो गया है। ये सुनते ही होडाका शर्म के मारे लाल होके नागी को कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद नागी होडाका को बताता है कि जब से उनकी मॉम की डेथ हुई है तब से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हिना ने अपने सर ले ली। नागी कहता है कि उसे अच्छे से पता है कि हिना ये सब नागी के लिए ही कर रही है। तो नागी भी चाहता है कि हिना का भी कोई बॉयफ्रेंड हो ताकि वो एटलीस्ट अपनी टीनेज ठीक से एंजॉय तो करे। इसके बाद हम देखते हैं कि होडाका एक शॉप से हिना के लिए रिंग खरीद ही लेता है। वो शॉपकीपर से पूछता है कि क्या उसे ये रिंग पसंद भी आएगी और हम देखते हैं कि वो शॉपकीपर और कोई नहीं बल्कि मित्सुहा होती है। जी हाँ दोस्तों, वही मित्सुहा मियामिज़ू जो योर नेम मूवी में थी। मित्सुहा होडाका को कहती है कि होडाका ने ये रिंग सिलेक्ट करने में पूरे 3 घंटे लगाए हैं। होडाका फिकर न करे क्योंकि अगर उस लड़की की जगह मित्सुहा होती तो उसे ये रिंग पक्का पसंद आती। साथ ही हम न्यूज में देखते हैं कि टोक्यो में कई दिनों से लगातार रिकॉर्ड ब्रेकिंग बारिश हो रही है। अगले दिन हम देखते हैं कि वो अपनी लास्ट सनशाइन सर्विस देते
हैं जहाँ किसी ने अपनी डॉटर के साथ प्लेग्राउंड में खेलने के लिए उन्हें हायर किया था। हम देखते हैं कि उन्हें हायर करने वाला और कोई नहीं बल्कि मिस्टर सुगा था। होडाका गुस्से से मिस्टर सुगा को कहता है कि उन्होंने कभी बताया ही नहीं कि उनकी एक डॉटर भी है। मिस्टर सुगा उन्हें बताते हैं कि उनकी बेटी को अस्थमा है और वो अपनी दादी के साथ रहती है। तभी वहाँ नात्सुमी आती है और होडाका उसे आता देख एकदम घबरा जाता है और मिस्टर सुगा को कहता है कि अब वो क्या करेंगे, क्योंकि अब नात्सुमी को पता चल जाएगा कि मिस्टर सुगा शादीशुदा है और उनकी इवन एक डॉटर भी है। ये सुनकर मिस्टर सुगा जोर जोर से हंसने लगते हैं और नात्सुमी को कहते हैं कि होडाका अब तक ये सोचता था कि नात्सुमी उनकी गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर नात्सुमी शॉक रह जाती है और होडाका को कहती है कि वो मिस्टर सुगा की भतीजी है, ना कि गर्लफ्रेंड। पता नहीं होडाका ने उनके बारे में अब तक क्या क्या फैंटेसीज इमेजिन कर ली होगी। ये सुनकर होडाका बहुत ज्यादा एम्बैरस हो जाता है और सर झुका के चुपचाप खड़ा हो जाता है। जैसे ही वो अपना सर ऊपर उठाता है तो उसे सामने नात्सुमी के चंगू मंगू दिखते हैं। नात्सुमी होडाका को टीज करते हुए बोलती है कि क्या होडाका उसके चंगू मंगू देख रहा है, जिस पर होडाका और भी ज्यादा एम्बैरस होकर जोर से चीखता है कि वो वहाँ नहीं देख रहा था। इसके बाद नात्सुमी हिना को कहती है कि होडाका मिस्टर सुगा का यंगर वर्जन है। मिस्टर सुगा भी बचपन में होडाका की तरह था और इवन वो भी अपनी टीनेज में अपने घर से भागकर टोक्यो आया था। फिर उसे यहाँ आके अपना प्यार मिला जिससे उसने बाद में शादी भी की। पर कुछ साल बाद एक एक्सीडेंट में मिसेस सुगा की मौत हो गई। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि नागी होडाका को कहता है कि वो क्या हिना को घर तक छोड़ देगा और हम देखते हैं कि वो होडाका को इशारा करता है कि वो आज अपने दिल की बात हिना से कह डाले। इसके बाद हम देखते हैं कि होडाका और हिना अकेले घर की तरफ जा रहे होते हैं जहाँ होडाका बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है। वो मन में कहता है कि वो पहली बार किसी को अपने दिल की बात बताने जा रहा है। वो हिम्मत करके थोड़ा हौसला जुटाता है और अपनी जेब से गिफ्ट बाहर निकाल कर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है हिना आई। तभी हिना भी होडाका को कुछ कहने जा रही होती है और ये दोनों एक दूसरे की बात काट देते हैं। दोनों एक दूसरे को सॉरी कहते हैं और हिना होडाका से पूछती है कि वो क्या कह रहा था, जिस पर होडाका कहता है कि ऐसा भी कुछ खास नहीं था, पहले हिना अपनी बात कह दे। हिना होडाका को कुछ कहने जा रही होती है और होडाका एकदम हैरान रह जाता है क्योंकि वो देखता है कि हिना के चारों तरफ तो पानी की बूंदे किसी मछली की तरह गोल गोल घूम रही है। तभी हम देखते हैं कि कहीं दूर से बहुत सारी पानी की बूंदे हिना की तरफ बहुत तेजी से आती है और अगले ही पल हिना होडाका के सामने से गायब हो जाती है। ये देख के होडाका एकदम दंग रह जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि अभी अभी यहाँ आखिर क्या हुआ। तभी उसे ऊपर से हिना की आवाज आती है और जैसे ही वो ऊपर देखता है तो हिना हवा में उड़ रही होती है। वो धीरे धीरे अपने आप नीचे आती है और हम देखते हैं कि उसका एक हाथ बीच में से ट्रांसपेरेंट सा हो गया होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हिना बता रही होती है कि उसे याद है कि वो पहली बार शिनचैन गर्ल कब बनी थी। हमें पता चलता है कि एक साल पहले जब हिना की मॉम हॉस्पिटलाइज थी तब वो सारा दिन यही प्रे करती रहती थी कि प्लीज मौसम साफ हो जाए, क्योंकि वो एक आखिरी बार अपनी मॉम के साथ धूप में वॉक करना चाहती थी। तभी उसे बाहर एक जगह दिखती है जहाँ एक बिल्डिंग के ऊपर थोड़ी सी धूप आ रही थी और जब उसने वहाँ जाके देखा तो वहाँ एक श्राइन था। उसने श्राइन का गेट क्रॉस किया और पूरे दिल के साथ ये प्रे किया कि मौसम साफ हो जाए और अचानक बारिश की बूंदें रुक गई और बड़ी तेजी से ऊपर की तरफ जाने लगी। उसके बाद क्या हुआ ये उसे कुछ भी याद नहीं रहा। उसे बस इतना याद है कि जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को श्राइन में गिरा हुआ पाया और आसमान पूरा साफ था। इसके बाद हम देखते हैं कि होडाका हिना के घर में होता है। तभी उनके घर की बेल बजती है और हिना होडाका को छुपने को कहती है। वहाँ पर पुलिस आई होती है और वो हिना से होडाका के बारे में पूछताछ करती है, जिस पर हिना कहती है कि ऐसी किसी भी लड़के को वो नहीं जानती। पुलिस वाले हिना को बताते हैं कि अभी नाबालिग है और ये घर से भागा है। इसके पेरेंट्स ने इसकी मिसिंग रिपोर्ट फाइल की है और साथ ही इसने एक बार बीच बाजार में गन भी फायर की थी। अगर ये कहीं भी दिखे तो वो पुलिस को इन्फॉर्म करे। तभी एक लेडी ऑफिसर हिना को कहती है कि उन्हें पता चला है कि हिना अपने छोटे भाई के साथ यहाँ अकेली रहती है। ये रूल्स के खिलाफ है क्योंकि बच्चे बिना किसी गार्डियन के साथ अकेले नहीं रह सकते। वो ऑफिसर कहती है कि वो कल हिना के छोटे भाई को ले जाने आएगी। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और हिना बुरी तरह घबरा जाती है। तभी होडाका को मिस्टर सुगा का कॉल आता है और वो बाहर गाड़ी में उनसे मिलने जाता है। मिस्टर सुगा होडाका को बताते हैं कि उनसे भी पूछताछ करने पुलिस आई थी। वो कहते हैं कि वो किसी माइनर को काम पे रखने के लिए अरेस्ट नहीं होना चाहते, तो वो होडाका को ऑफिस में आने को मना करते हैं। साथ ही वो उसे कुछ पैसे भी देते हैं और उसे कहते हैं कि वो कल अपने टाउन वापस लौट जाए क्योंकि इसी में सबकी भलाई है। हिना भी बैग पैक करने लगती है और नागी के साथ यहाँ से कहीं और जाने की तैयारी करने लगती है क्योंकि वो किसी भी हालत में अपने छोटे भाई नागी से अलग नहीं होना चाहती थी। वो भी होडाका को यही कहती है कि होडाका चुपचाप अपने टाउन वापस चला जाए। होडाका मना कर देता है और कहता है कि वो किसी भी हालत में हिना और नागी को अकेले नहीं छोड़ेगा, वो उन्हीं के साथ रहेगा। इधर टोक्यो सिटी में हाई अलर्ट जारी हो जाता है कि यहाँ आज तक की सबसे ज्यादा भयंकर बारिश होने वाली है, तो कृपया सभी अपने घर में ही रहें। जगह जगह फ्लड आने लगती है और टेम्परेचर भी 50 डिग्री से नीचे गिर जाता है और ऐसी कंडीशन में होडाका हिना और नागी ट्रेन की तरफ निकलते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है कि सभी ट्रेन खराब वेदर की वजह से कैंसिल कर दी है। इसके बाद वो स्टे करने के लिए बहुत से होटल में जाते हैं पर लगभग सभी होटल्स ऑलरेडी फुल होते हैं। ऑलरेडी वो इतनी ठंड में दर दर भटक रहे थे, ऊपर से इस गर्मी की सीजन में वहाँ बर्फ भी पड़ने लग जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर सुगा अपनी वाइफ की यादों में डूबा हुआ होता है। तभी नात्सुमी उससे कहती है कि क्या सच में हिना एक ह्यूमन सैक्रिफाइस है। इस पर मिस्टर सुगा कहते हैं कि ये सब बस बकवास है। साथ ही वो कहते हैं कि अगर ये सब हकीकत भी होती, अगर एक ह्यूमन सैक्रिफाइस से सच में इस क्रेजी वेदर को ठीक भी किया जा सकता है तो इसमें सभी की भलाई ही है। और ऐसा कहती बार वो ना जाने क्यों अपनी रिंग को पकड़ते हैं। वहीं
वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दो पुलिस वाले होडाका से पूछताछ कर रहे होते हैं। शायद उन्हें शक हो गया था कि यही वो लड़का है। तभी होडाका वहाँ से भागता है और वो ऑफिसर्स भी उसके पीछे भागते हैं। थोड़ी देर बाद एक ऑफिसर होडाका को पकड़ ही लेता है और हिना होडाका के ऊपर से उस ऑफिसर को धक्का मारती है और हाथ जोड़कर जोर से प्लीज कहती है। ऐसा कहते ही उसका हाथ ट्रांसपेरेंट सा होकर चमकने लगता है और आसमान से एक जोरदार बिजली सीधा नीचे एक ट्रक पर गिरती है और वहाँ एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। इस ब्लास्ट को देख के सभी एकदम हैरान रह जाते हैं। शायद इस ब्लास्ट में वो पुलिस वाला भी मारा गया हो। इसके बाद वो तीनों मौके का फायदा उठाते हुए वहाँ से भाग जाते हैं और अगले सीन में हम देखते हैं कि उन्हें फाइनली एक रूम मिल ही गया होता है। नागी हिना और होडाका को कहता है कि चलो साथ में नहाते हैं। ये सुनकर दोनों शर्माते और गुस्से से कहते हैं कि वो खुद चुपचाप नहा ले। इसके बाद वो डिनर करते हैं, थोड़ी मस्ती करते हैं और हम देखते हैं कि होडाका मन में भगवान से एक विश मांगता है कि भगवान अगर आप सच में एग्जिस्ट करते हो तो मैं आपसे यही भीख मांगता हूँ कि ये सब मेरे लिए बहुत है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तो प्लीज हमारे ऊपर और कुछ मत फेंकना और ना ही हमसे कुछ छीनना। इसके बाद जैसे ही 12 बजते हैं होडाका हिना को गिफ्ट देता है और उसे हैप्पी बर्थडे विश करता है। हिना को वो रिंग बहुत ज्यादा पसंद आती है। इसके बाद हिना होडाका को कहती है कि क्या वो चाहता है कि बारिश रुक जाए। होडाका हाँ कहता है। इसके बाद हिना कहती है कि लोग कहते हैं कि वो एक ह्यूमन सेक्रीफाइस है, उसकी सेक्रीफाइस के बाद वेदर फिर से नॉर्मल हो जाएगा। इस पर होडाका कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बस फालतू की कहानियां हैं, कोई इंसान भला गायब कैसे हो सकता है। ये सुनते ही हिना अपने कपड़े उतारने लग जाती है और होडाका उसे ऐसा करते देख एकदम शॉक हो जाता है। हिना म्यूट हो जाती है और बहुत ही डरा हुआ लुक होडाका को देती है और हम देखते हैं कि हिना की पूरी बॉडी बीच बीच से ट्रांसपेरेंट हो गई होती है, जैसे वो बीच बीच से गायब हो गई हो। और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। में आगे हम देखते हैं कि हिना स्माइल करते हुए होडाका को कहती है कि वो क्या देख रहा है, जिस पर होडाका गुस्से से कहता है कि वो ऐसा कुछ नहीं देख रहा था। इसके बाद वो रोने लगता है और हिना को कहता है कि वो सिर्फ उसे देख रहा था। इसके बाद हिना कहती है कि वो जितना सनशाइन के लिए प्रे करती है वो उतना ही गायब होती जाती है। साथ ही वो कहती है कि वो खुद को सेक्रीफाइस करके ये वेदर नॉर्मल करा देगी। तो होडाका प्लीज उसके बाद नागी का ख्याल रखे। होडाका हिना को कहता है कि हिना कहीं नहीं जा रही, वो हमेशा साथ रहेंगे। होडाका हिना को रिंग पहनाता है और कहता है कि हिना को सनशाइन गर्ल बनने की कोई जरूरत नहीं है, वो जॉब ढूंढेगा, हिना और नागी का ख्याल वो रखेगा, सब नॉर्मल हो जाएगा। तभी हिना रोते हुए होडाका को हग करती है और होडाका भी उसे कस के हग करके रोने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम होडाका का एक सपना देखते हैं जहाँ वो अपने आइलैंड में अपने टाउन में था। वहाँ बारिश हो रही थी और वो धूप का पीछा कर रहा था। जितना वो धूप की तरफ जाता उतना ही वो धूप उससे दूर हो जाती। ऐसा करते करते वो आइलैंड के डेड एंड में पहुँच गया और तब उसने डिसाइड किया कि वो उस आइलैंड से बाहर उस लाइट में जाएगा और उस लाइट के किनारे पर उसे हिना मिली। शी वाज होप ऑफ लाइट फॉर होडाका। इसके बाद हम देखते हैं कि हिना होडाका को देख के मन में कहती है कि होडाका ने उसे जीने की वजह दी। हिना को सनशाइन गर्ल बनने में मजा आता था, उसे लोगों को खुश करना अच्छा लगता था। वो मन में होडाका को कहती है कि प्लीज मत रोना। और इसके बाद हम अगले सुबह का सीन देखते हैं जहाँ होडाका की नींद एक बुरा सपना देख के टूटती है। होडाका देखता है कि हिना वहाँ नहीं होती। वो घबराता हुआ सब जगह हिना को ढूंढता है पर उसे हिना कहीं नहीं मिलती। वो नागी को कहता है कि हिना गायब हो गई है और नागी बताता है कि उसने एक सपना देखा जहाँ हिना ने श्राइन में प्रे किया कि वेदर पहले की तरह नॉर्मल हो जाए और फिर वो आसमान में कहीं गायब हो गई। शायद होडाका ने भी यही सपना देखा था, यानी कि दोस्तों हिना सच में गायब हो गई थी। उसका बर्थडे वाला दिन ही उसका इस दुनिया में आखिरी दिन था। वैसे बर्थडे से याद आया, आप लोगों को एक बात बताऊं, आज 25 जुलाई है और आज मेरा भी हैप्पी वाला बर्थडे है। वीडियो शायद आने में और लेट हो सकती थी पर मैंने जल्दी जल्दी इसका एडिटिंग प्रोसेस करके इसे अपलोड करने का ट्राई किया ताकि मेरे बर्थडे वाले दिन मेरी प्यारी एनिमल ऑफ आर्मी मेरे साथ कनेक्ट कर सके। सो या वर्चुअली ही सही, इस वीडियो के सहारे कुछ पल के लिए हम और आप कनेक्टेड तो हैं। सो दिस मेक्स मी हैप्पी। चलो अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। नागी और होडाका सदमे में ही होते हैं कि तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं और नागी और होडाका को पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हिना को होश आता है और वो किसी अनजान जगह पर होती है जहाँ चारों तरफ हवा में वही अजीब सी मछलियाँ तैर रही होती है। वो होडाका की दी गई रिंग देख के उसे याद करती है और अचानक वो रियलाइज करती है कि उसकी पूरी बॉडी तो जैसे पूरी तरह पानी की बनी हुई है। उसकी उंगली से वो रिंग अपने आप आर पार हो जाती है। वो उसे पकड़ने की कोशिश करती है पर वो रिंग उसके हाथ से भी आर पार ऐसे निकल जाती है जैसे वो रिंग पानी से गुजरी हो। और हम देखते हैं कि हिना ऊपर आसमान में किसी बादल में होती है जहाँ अपना ही एक अलग इकोसिस्टम था। इधर होडाका देखता है कि पूरी टोक्यो सिटी में तो बारिश रुक गई होती है और सिर्फ एक ही दिन में वेदर में इतना चेंज आ गया होता है। सभी लोग धूप को देख के बहुत खुश हो रहे होते हैं। सोशल मीडिया पर भी लोग बातें कर रहे थे कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं है और साथ ही इवन कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि ये सब सनशाइन गर्ल की वजह से हुआ है। उन सबने भी वही सपना देखा था जो नागी और होडाका ने देखा था। तभी होडाका देखता है कि दूर ऊपर आसमान से कुछ शाइनी सा नीचे गिर रहा है और उसके नीचे गिरते ही उसे उठाने पर होडाका शॉक रह जाता है क्योंकि वो वही हिना की रिंग थी। होडाका को फाइनली समझ आने लग जाता है कि हिना ने सच में खुद को सेक्रीफाइस कर दिया है और वो अभी भी कहीं न कहीं ऊपर आसमान में मौजूद है। ये रियलाइज कर वो लिटरली पागल हो जाता है। इसके बाद पुलिस ऑफिसर्स होडाका को कार में पूछते हैं कि उसके साथ पिछले कल एक 15 साल की लड़की भी थी जिसका नाम हिना था, क्या उसे पता है कि वो कहाँ है? इस पर होडाका उन ऑफिसर्स को कहता है पर हिना तो 15 की नहीं बल्कि 18 की है। इस पर वो ऑफिसर्स उसे कहते हैं कि हिना सब
सबको झूठ बोला करती थी कि वो 18 की है, ऐसा इसलिए ताकि उसे आसानी से जॉब मिल पाए, पर हकीकत तो ये है कि वो सिर्फ 15 साल की है। ये सुनकर होडाका रोते हुए कहता है कि इसका मतलब वो हीना से बड़ा था। वो पुलिस ऑफिसर्स को फ्रस्ट्रेशन में रोते हुए बताता है कि हीना ने इस वेदर के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। सब बस इस वेदर से खुश हैं, पर किसी को ये नहीं पता कि इसके पीछे किसी ने अपनी जान खो दी। होडाका की बातें सुनकर वो ऑफिसर्स कहते हैं कि लगता है कि ये पागल हो गया है, इसे किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना पड़ेगा। साथ ही हम देखते हैं कि मिस्टर सुगा बाहर साफ वेदर देख के मन में सोचते हैं क्या उनका सपना इसका मतलब सच था, क्या हीना ने सचमुच में खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। उधर हम देखते हैं कि होडाका किसी तरह से पुलिस स्टेशन से भाग जाता है। थोड़ी दूर भागने के बाद उसे एक जगह रास्ते में नात्सुमी मिलती है। वो नात्सुमी को बताता है कि वो श्राइन जा रहा है, वो किसी भी हालत में हीना को वापस लेके आएगा। नात्सुमी उसकी मदद करते हुए उसे लिफ्ट देती है और भैया पुलिस से बचकर अपनी स्कूटी ऐसे भगाती है जैसे कतई धूम मूवी वाले जॉन अब्राहम हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नागी पुलिस की कस्टडी में होता है, जहाँ कब से उसकी कई फीमेल फ्रेंड्स उसे लगातार एक के बाद एक मिलने आ रही होती है। उसकी पॉपुलैरिटी देख के वहाँ के ऑफिसर्स भी हैरान रह जाते हैं। नागी एक लेडी ऑफिसर की निगरानी में था। वो लेडी उनकी बातें सुन रही होती है, जहाँ नागी की एक फीमेल फ्रेंड नागी को कह रही होती है कि जब से उसने सुना है कि पुलिस वालों ने नागी को पकड़ लिया है, तब से उसकी धड़कनें थम सी गई है। आगे वो लड़की कहती है कि नागी अगर चाहे तो वो उसकी चेस्ट पे हाथ रख के चेक भी कर सकता है। ये सुनकर वो लेडी ऑफिसर दंग रह जाती है। दूसरी लड़की उसकी चेस्ट पे हाथ रख के कहती है कि हाँ ये सही कह रही है, इसकी धड़कनें तो सच में बंद है। पर पता नहीं क्यों वो लड़की एक दूसरी लड़की के यहाँ टच करने पर एकदम से लाल सी हो जाती है। पर अगर नागी ऐसा करता तो वो कंफर्टेबल थी, जबकि नागी तो एक लड़का है। ऐसा क्यों, ये आपको अभी थोड़ी देर में खुद पता चल जाएगा। वो लड़की लेडी ऑफिसर को कहती है कि उसे सुसु करने जाना है। लेडी ऑफिसर उसे वॉशरूम ले जाती है और इधर हम देखते हैं कि दूसरी लड़की नहीं बल्कि लड़का होता है जो लड़की का गेटअप करके यहाँ आया था। इसीलिए तो वो दूसरी लड़की उसके चेस्ट पे टच करने पर लाल हो गई थी, क्योंकि इस लौंडे ने तो मौके का फायदा उठाते हुए छक्का मार दिया। इसके बाद वो दोनों आपस में जगह बदलते हैं और नागी लड़की बन के बैठ जाता है और वो दूसरा लड़का नागी बनकर। इसके बाद नागी बड़ा इजीली यहाँ से बाहर निकल जाता है। नागी मेहता स्कैम 1992। साथ ही हम देखते हैं कि मिस्टर सुगा के घर होडाका से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस आई होती है। वो ऑफिसर मिस्टर सुगा को कहता है कि होडाका हीना को ढूंढने पुलिस स्टेशन से भाग गया। ये लड़का एक लड़की के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर देगा। और हम देखते हैं कि मिस्टर सुगा अपने रिंग को पकड़ते हैं और पता नहीं क्यों उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नात्सुमी का स्कूटर एक जगह पानी में फंस जाता है और यहाँ से आगे होडाका फिर अकेले पैदल भागता है। होडाका भागता है और बिना रुके बहुत देर तक भागता ही रहता है। हीना और अपनी मेमोरीज याद करने लगता है और खुद को कोस रहा होता है कि उसी की वजह से हीना ने सनशाइन गर्ल का बिजनेस शुरू किया था। फाइनली वो कुछ देर बाद बिल्डिंग में पहुंच ही जाता है। श्राइन में जाने की सीढ़ियों का रास्ता बंद हो चुका था, तो वो कहीं और जगह से जुगाड़ करके ऊपर जाने का सोचता है। तभी वहाँ पर मिस्टर सुगा आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। वो उसे समझाते हैं कि वो पुलिस से भागकर बस अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, पर होडाका उन्हें एक नहीं सुनता और एकदम हड़बड़ाते हुए कहता है कि वो किसी तरह वहाँ ऊपर जाएगा, उसे हीना को वापस लाना है। मिस्टर सुगा उसे कहते हैं कि वहाँ तक पहुँचना बहुत डेंजरस है और वैसे भी हीना वहाँ नहीं है। होडाका एकदम पागलों जैसा बिहेव कर रहा होता है और वहीं जाने की जिद लगाए रखता है। ये देखकर मिस्टर सुगा उसे थप्पड़ मार देते हैं और उसे कहते हैं कि वो हकीकत को स्वीकार कर ले। वो अपनी मुसीबतों से नहीं भाग सकता, वो सरेंडर कर दे। पुलिस वाले उसे कुछ नहीं करेंगे और उसे वापस उसके टाउन भेज देंगे। होडाका उनका हाथ काटता है और उसे नीचे उसकी वहाँ फेंकी हुई गन दिखती है। वो गन उठाता है और मिस्टर सुगा पे पॉइंट कर देता है और कहता है कि प्लीज वो उसे हीना के पास जाने दे। और वो एक बुलेट हवा में ऊपर फायर करता है। तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं और होडाका को कहते हैं कि वो गन नीचे फेंक दे, नहीं तो वो उसे शूट कर देंगे। मिस्टर सुगा पुलिस ऑफिसर्स को कह रहे होते हैं कि वो सब होडाका को शूट ना करे, ये सब बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। और वो होडाका को कहते हैं कि होडाका गन नीचे रख दे, पर होडाका उल्टा मिस्टर सुगा पे ही गन पॉइंट कर देता है और उन्हें कहता है कि वो उनके बीच क्यों आ रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं पता, प्लीज उसे बस हीना चाहिए। वो गन नीचे फेंक देता है और श्राइन की तरफ भागने लग जाता है, पर एक पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ लेता है। होडाका की बातें सुनकर और उसका हाल देख के अब न जाने मिस्टर सुगा को भी क्या हो गया था और वो पुलिस वालों को गुस्से से कहते हैं कि वो होडाका से दूर हट जाए और वो उन्हें होडाका के ऊपर से धक्का दे देते हैं और होडाका को आगे जाने को बोलते हैं। होडाका आगे भागता है, तब उसके रास्ते में सामने वो ओल्ड पुलिस ऑफिसर आ जाता है और उसी वक्त कहीं से वहाँ पर नागी भी आ जाता है और वो उस ऑफिसर को गिरा देता है और होडाका को रोते हुए कहता है कि होडाका उसकी बहन उसे वापस लाके दे। होडाका जैसे तैसे नीचे गिरने से बचते बचते किसी तरह श्राइन पहुँच ही जाता है और प्रे करते करते श्राइन का गेट क्रॉस कर लेता है और अगले पल वो आसमान में होता है। वो आसमान में बड़ी तेजी से नीचे बादल की ओर गिर रहा होता है और अपने सामने एक अलग ही खौफनाक नजारा देखता है, जहाँ बहुत बड़ी पानी की बनी हुई मछलियाँ आसमान में तैर रही थी। हीना अपने उसी बादल में सो रही होती है और उसे होडाका की आवाज आती है, जिससे उसकी नींद
नींद टूट जाती है और वो देखती है कि वहाँ पे तो होडाका होता है। कुछ मछलियाँ होडाका को हिना से दूर कर रही होती है। होडाका हिना को अपना हाथ देता है और हिना बादल से जंप करके होडाका का हाथ पकड़ लेती है और इसके बाद वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं। हिना होडाका को कहती है कि अगर वो वापस आ जाएगी तो वेदर फिर से वैसे का वैसा हो जाएगा, जिस पर होडाका कहता है कि उसे इसकी परवाह नहीं। अब हिना को सनशाइन गर्ल बनने की कोई जरूरत नहीं है। होडाका हिना को कहता है कि इस बार अपने लिए प्रे करो और हिना और होडाका दोनों प्रे करते हैं और हम देखते हैं कि अचानक टोक्यो सिटी में मौसम खराब हो जाता है और वहाँ बहुत भयंकर बारिश होने लगती है और हम देखते हैं कि होडाका और हिना श्राइन में बेहोश पड़े होते हैं। इसके बाद हमें बैकग्राउंड में होडाका की आवाज आती है कि उस दिन के बाद टोक्यो सिटी में कभी बारिश रुकी ही नहीं और समय के साथ साथ पूरी टोक्यो सिटी पानी में डूब गई। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी वीडियो को पॉज करके सब्सक्राइब बटन दबाकर लाल से जरूर ग्रे कर दो और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि हम ऐसी अलग अलग तरह की एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियोस हिंदी में लेके आते रहते हैं। इसके बाद हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ होडाका अपने टाउन में अपने हाई स्कूल में था और फाइनली आज के दिन वो ग्रेजुएट हो गया। वो अपने इन 3 सालों में बस इसी दिन का वेट कर रहा था कि कब वो ग्रेजुएट होगा और कब वो टोक्यो शिफ्ट होकर फिर से हिना से मिलेगा। यानी कि 3 साल पहले उस दिन के बाद वहाँ से पुलिस वाले होडाका को वापस उसके पेरेंट्स के पास उसके होम टाउन ले गए होंगे और होडाका ने 3 साल का एक एक दिन बस इसी आस में गिन गिन के गुजारे कि जल्दी से जल्दी वो ग्रेजुएट हो जाए और फिर वो फटाफट से फिर से हिना के पास चला जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि होडाका टोक्यो सिटी जाता है जहाँ का नजारा ही अलग था। वहाँ सब कुछ डूब चुका था और लोग वहाँ ऐसे ही जी रहे थे। होडाका मिस्टर सुगा से मिलने Q&A प्लानिंग्स में जाता है और हम देखते हैं कि मिस्टर सुगा का ऑफिस इन 3 सालों में अब ठीक ही बड़ा हो गया होता है और साथ ही उसने अपने अंडर 2 फुल टाइम वर्कर्स भी रखे हुए होते हैं। मिस्टर सुगा होडाका को कहते हैं कि टोक्यो की ये हालत उसकी वजह से नहीं हुई है, तो वो कभी भी ऐसा ना सोचे, ये दुनिया क्रेजी है और हमेशा ही रहेगी। इसके बाद वो उसे अपनी डॉटर और नागी की फोटो दिखाते हैं। वो दोनों ठीक ठाक ही बड़े हो गए होते हैं और बाय द वे होडाका की कैट भी। होडाका मिस्टर सुगा को बताता है कि उसने इन 3 सालों में एक बार भी हिना से बात नहीं की है, क्योंकि ना ही उसके पास सेलफोन था और ना ही हिना का नंबर। तो अब वो उससे इतने टाइम बाद मिलने जा रहा है तो वो बहुत नर्वस है। इसके बाद हम देखते हैं कि होडाका एक रास्ते से जा रहा होता है, तभी उसे अपने सामने हिना दिखती है। हिना को देख होडाका की आंख में आंसू आ जाते हैं। होडाका स्माइल करते हुए मन में कहता है कि लोग गलत कहते हैं, ये सब मेरी एक चॉइस की वजह से हुआ है। मैंने हिना को चूज किया, मैंने इस दुनिया को चूज किया और मैंने इस दुनिया में हिना के साथ जीना चूज किया। और इसके बाद वो हिना को पुकारता है। उसकी आवाज सुन के हिना एकदम शॉक हो जाती है और उसे देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ भागते हैं और एक दूसरे को कस के हग करते हैं और इसी के साथ हमारी ये प्यारी और अनोखी लव स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। पर रुको, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अभी बहुत सी डीप बातें रह गई है जो मुझे क्लियर करना और आपको जानना बेहद जरूरी है, नहीं तो आप बहुत सी बातें मिस कर जाओगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो आप लोगों के दिमाग में यही आ रहा होगा कि आखिर ताकी और मित्सुआ यहाँ क्या कर रहे थे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको इस कहानी की स्टार्टिंग में ही बताया था कि योर नेम मूवी के राइटर और वेदरिंग विद यू के राइटर एक ही हैं। दोनों की कहानी क्योंकि माकोतो शिनकाई ने ही लिखी है, तो जाहिर सी बात है कि इनकी किसी एक एनिमे मूवी का कैरेक्टर आपको दूसरी एनिमे मूवी में देखने को मिल सकता है। एक्चुअली माकोतो शिनकाई एक अपना यूनिवर्स बना रहे हैं जहाँ वो अपनी एक मूवी के कैरेक्टर्स का कैमियो दूसरी मूवी में दे देते हैं। सो यही छोटी से छोटी चीजें हम और आप जैसी ऑडियंस को बहुत ज्यादा खुश कर देती है। चाहे ताकी और मित्सुआ का इस मूवी में कुछ खास रोल नहीं था, चाहे उनका बस कुछ पल का कैमियो ही था, पर फिर भी हमें उन्हें फिर से यहाँ देख के बहुत अच्छा लगा। बाय द वे, इस तरह की चीजें आपको माकोतो शिनकाई की और भी मूवीज में देखने को मिलेगी। सो हम आने वाले समय में इनकी और भी एनिमे मूवीज जरूर एक्सप्लेन करेंगे। तो ये तो रियल लाइफ पर्सपेक्टिव था ताकी और मित्सुआ का इस मूवी में होने का। अब थोड़ा स्टोरी पर्सपेक्टिव से समझते हैं। आपको याद तो होगा ही कि उन्हें मूवी में ताकी और मित्सुआ एक दूसरे को भूल जाते हैं और अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। वो दोनों बस इसी एहसास के साथ जी रहे होते हैं जैसे वो किसी को भूल गए हो। याद है ना, उन दोनों के समय के बीच में 3 साल का डिफरेंस था। तो वीडियो के एंड में फाइनली 5 साल बाद वाला ताकी और 8 साल बाद वाली मित्सुआ आपस में मिल पाए थे। तो बस यहाँ वेदरिंग विद यू मूवी में जिस समय ताकी और मित्सुआ दिखाए गए हैं वो समय उन दोनों के मिलने से थोड़ा पहले का समय है। इस समय दोनों ताकी और मित्सुआ टोक्यो में अपनी अपनी जिंदगी में बिजी थे। ताकी अपने ग्रैंडफादर के ओपन वाले दिन अपनी ग्रैंडमदर के घर आया था। जी हाँ, ये वही समय है जहाँ ताकी जॉब की तलाश में दर दर भटक रहा था। और इस कहानी से हमें ये पता चला कि उस दौरान मित्सुआ एक रिंग शॉप में काम कर रही थी। योर नेम मूवी के इसी समय के बीच दूसरी तरफ वेदरिंग विद यू की कहानी भी घटित हो रही थी। तो अब आपको फाइनली समझ आ ही गया होगा कि ताकी और मित्सुआ इस एनिमे में क्या कर रहे थे। पर इस मूवी में एक ग्लिच है। वेदरिंग विद यू में हमने हिना और होडाका के बिछड़ने के 3 साल बाद देखा कि पूरी की पूरी टोक्यो सिटी पानी में डूब गई होती है, पर ऐसा कुछ भी हमें योर नेम मूवी के एंड में देखने को नहीं मिला था। योर नेम मूवी में टोक्यो सिटी नहीं डूबी थी। इसकी जस्टिफिकेशन देते हुए माकोतो शिनकाई ने कहा था कि वो मूवीज को आपस में कनेक्ट करने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते। वो बस कैरेक्टर्स का एक मूवी से दूसरी मूवी में कैमियो दे देते हैं। वो चाहते हैं ऑडियंस उनकी मूवी की स्टोरी लाइन को अलग अलग ही देखे। ओके, तो अब एक बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी के बारे में बात करते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मिस्टर सुगा की वाइफ भी एक वेदर मेडन थी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी से रिलेटेड एक ऐसी थ्योरी है जिसके अकॉर्डिंग उनकी वाइफ भी एक सनशाइन गर्ल थी और उनकी वाइफ ने भी
एक दिन खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था। एक्चुअली हमें नात्सुमे की बातों से पता चला था कि मिस्टर सुगा की वाइफ की डेथ एक एक्सीडेंट में हुई थी, पर हमें कभी भी ये क्लियर नहीं किया गया कि किस एक्सीडेंट में, जो कि इस पॉसिबिलिटी को राइज करता है कि क्या पता मिस्टर सुगा की वाइफ की डेथ नहीं बल्कि वो हिना की तरह गायब हो गई हो। और इस चीज का सिग्निफिकेंस हमें पूरी मूवी में मिस्टर सुगा के बिहेवियर से कई बार देखने को मिला। जैसे मिस्टर सुगा का होडाका को उसका सबसे पहला आर्टिकल सनशाइन गर्ल देना, शायद मिस्टर सुगा सनशाइन गर्ल के बारे में और डेप्थ में जानना चाहते थे। दूसरा, नात्सुमी का ये कहना कि होडाका और मिस्टर सुगा एक जैसे ही हैं, तो जो कुछ होडाका के साथ हो रहा था वो सब मिस्टर सुगा के साथ भी एक समय में हो चुका हो। तीसरा और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, मिस्टर सुगा का बार बार पूरी मूवी के बीच बीच में अपने रिंग टच करते रहना। शायद उनकी वाइफ भी एक दिन एक्सेस प्रे करने की वजह से गायब हो गई हो, और जैसे हिना की रिंग उसके हाथ से स्लिप होकर नीचे होडाका को मिली थी, ठीक वैसे ही मिस्टर सुगा की वाइफ की रिंग भी उनके हाथ से स्लिप होकर नीचे मिस्टर सुगा को मिली हो, और तब से वो रिंग उन्होंने पहन ली। और जब भी उन्हें अपनी वाइफ की याद आती थी तो वो उस रिंग को टच करते थे, और हमने देखा कि ज्यादातर वो अपनी रिंग को तभी टच करते थे जब वेदर मिडन से रिलेटेड बातें हो रही होती थी। चौथा पॉइंट, मिस्टर सुगा का नात्सुमी को कहना कि हिना के सैक्रिफाइस से सबका भला ही होगा, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और ऐसा कहती बार भी उन्होंने अपनी रिंग पकड़ी थी, शायद उनकी वाइफ ने भी दूसरों की खुशी के लिए खुद को सैक्रिफाइस करके बारिश करवाई हो। और पांचवा और आखिरी पॉइंट, मिस्टर सुगा का होडाका को श्राइन जाने से रोकना और उसे थप्पड़ मारना। एक्चुअली मिस्टर सुगा ने भी अपने प्यार को खोने का दर्द सहा था, तो वो अच्छे से समझ सकते थे कि होडाका किस दर्द से गुजर रहा होगा। वो चाहते थे कि होडाका उनकी तरह अपने प्यार की यादों में पड़ के अपनी जिंदगी बर्बाद ना करे और मूव ऑन कर ले, क्योंकि अभी उसके पास पूरी जिंदगी जीने को है। पर होडाका का इतना कॉन्फिडेंस देखने पर कि वो किसी भी हालत में हिना को वापस ला लेगा, मिस्टर सुगा भी हैरान हो गए होंगे कि क्या ऐसा सच में पॉसिबल है, क्या वो हिना को सच में वापस ला सकता है। तो उन्होंने उस पर विश्वास किया और उसे फाइनली श्राइन जाने दिया। तो ये तो हो गई मिस्टर सुगा की वाइफ की सनशाइन गर्ल होने की थ्योरी। पर एक थ्योरी ये भी है कि मिस्टर सुगा की वाइफ एक्चुअली में सनशाइन गर्ल नहीं बल्कि रेन गर्ल थी। आप लोगों को याद तो होगा ही कि उस बूढ़े आदमी ने बताया था कि वेदर मेडन दो तरह की होती है, एक वो जो बारिश ला सकती है और एक वो जो धूप ला सकती है। तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मिस्टर सुगा की वाइफ एक रेन गर्ल थी जो प्रे करके बारिश ला सकती थी, और एक्सेस में अपनी पावर्स का यूज करने के बाद एक दिन वो गायब हो गई, और उस दिन के बाद से टोक्यो सिटी में कभी बारिश ही नहीं रुकी। जैसे सनशाइन गर्ल के सैक्रिफाइस से हमेशा धूप रहेगी, वैसे ही एक रेन गर्ल के सैक्रिफाइस के बाद से हमेशा बारिश रहेगी। और इसके बाद ये बारिश तब जाके रुकी जब एक सनशाइन गर्ल हिना ने खुद को सैक्रिफाइस किया। अब आप लोगों को इनमें से कौन सी थ्योरी माननी है, ये टोटली आपके ऊपर है। राइटर ने ये सब आपके ऊपर छोड़ दिया है। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको क्या लगता है, मिस्टर सुगा की वाइफ एक सनशाइन गर्ल थी या रेन गर्ल थी या सिर्फ एक नॉर्मल गर्ल थी जिसकी डेथ सिर्फ एक नॉर्मल एक्सीडेंट से हुई थी। एक थ्योरी ये भी है कि होडाका एक रेन बॉय था। सुनने में ये थ्योरी थोड़ी वियर्ड लगती है, पर हमने एक जगह होडाका का सपना देखा था जहाँ होडाका धूप की तलाश में अपनी साइकिल से धूप की एक किरण का पीछा कर रहा था। जैसे जैसे वो आगे जा रहा था वैसे वैसे वो धूप उससे दूर होती जा रही थी। तो इसका मतलब उसके अकॉर्डिंग वो अपना टाउन छोड़कर टोक्यो इसीलिए आया था क्योंकि उसके टाउन में हमेशा से बारिश ही होती रहती थी और वो इस चीज से उब चुका था, उसे उस धूप में जाना था। तो जब वो धूप को फॉलो करते करते टोक्यो पहुंच गया तो उसके आने से वहाँ पर भी बारिश शुरू हो गई। ये थ्योरी है तो बड़ी इंटरेस्टिंग, पर मुझे इसकी सच होने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर लगती है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप इसके बारे में क्या सोचते हो ये हमें जरूर बताना। अब इस मूवी से रिलेटेड एक फाइनल थ्योरी कि एक्सटर्नल फोर्सेस जानबूझ के हिना को मजबूर कर रही थी कि वो खुद को सैक्रिफाइस कर ले। एक्सटर्नल फोर्सेस मतलब ये नेचर, ये वेदर, क्योंकि हिना श्राइन का गेट क्रॉस करके प्रे करने के बाद एक सनशाइन गर्ल बन चुकी थी, तो उसकी डेस्टिनी डिसाइड हो चुकी थी कि उसे एक दिन खुद को सैक्रिफाइस करना होगा। तो एक्सटर्नल फोर्सेस ही बार बार वेदर खराब करके जानबूझ के हिना को पुश कर रही थी कि वो और ज्यादा से ज्यादा प्रे करे ताकि जल्दी वो खुद को सैक्रिफाइस कर दे। और होडाका का हिना से मिलना भी एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से ही था। एक्सटर्नल फोर्सेस ने ही होडाका को अपने टाउन छोड़कर टोक्यो आने के लिए पुश किया ताकि वो वहाँ हिना से मिले। और फिर लेटर ऑन होडाका ने हिना को पुश किया कि वो सनशाइन गर्ल बन के ज्यादा से ज्यादा प्रे करे। इट वाज लाइक होने को कौन टाल सकता है। हिना की डेस्टिनी लिखी जा चुकी थी कि एक दिन वो खुद को सैक्रिफाइस करेगी, पर क्योंकि वो अपनी शक्तियों का इतना यूज नहीं कर रही थी तो एक्सटर्नल फोर्सेस ने जानबूझ के होडाका और हिना को आपस में मिलाया ताकि होडाका उसे अपनी शक्तियों का और यूज करने के लिए पुश कर सके। लास्ट में भी नेचर ने हिना को ऐसी पोजीशन में ला लिया जहाँ उसका छोटा भाई उसे छीना जा रहा था, जहाँ होडाका उसे दूर किया जा रहा था। उसकी मॉम तो कब की उसे छीन ली गई थी। तो अब नागी और होडाका के जाने के बाद उसके पास क्या ही बचा था। लोग भी बारिश से परेशान हो रहे थे और हिना को दूसरों की खुशी में खुद की खुशी मिलती थी। तो हिना फाइनली मजबूर हो गई कि वो अपने आप को सैक्रिफाइस कर दे। उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं रहा था। इसके बाद अंत में हमें होडाका की स्ट्रॉन्ग विल पावर देखने को मिली जिसके सामने नेचर भी झुक गया। होडाका ने अपने प्यार को नेचर से लड़के वापस ला लिया। होडाका के एक डिसीजन की वजह से आज वो और हिना साथ हैं। होडाका के लिए वो दुनिया जहाँ सब नॉर्मल है, जहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, होडाका के लिए कुछ मायने नहीं रखती, क्योंकि जब उसका प्यार हिना उस दुनिया में उसके साथ मौजूद ही नहीं है तो उस दुनिया का क्या फायदा। होडाका ने वो दुनिया चूज की जहाँ सब डूब चुका है, जहाँ का मौसम बिल्कुल अच्छा नहीं है, पर कम से कम उसका प्यार, उसकी हिना तो उसके साथ है। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है कि हमें जिनकी परवाह है उनकी हमें मदद करनी चाहिए। साथ ही ये कहानी मुझे
हमारी इंडियन कल्चर की एक कहानी याद दिलाती है। अगर प्यार सच्चा हो तो कुदरत भी झुक जाती है, भगवान भी झुक जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे देवी करवा के सामने यमराज भी झुक गया था और उनके पति के प्राण उन्होंने वापस लौटा दिए थे। इसी प्यार और विश्वास की कहानी की वजह से तो हर साल लड़कियां अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। मैं भी यही उम्मीद करता हूँ कि आप भी होडाका की तरह अपने लव्ड वन का हर मुसीबत में साथ निभाओगे, उसे अकेला कभी नहीं छोड़ोगे, अपने प्यार पर विश्वास बनाए रखोगे। और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी इस एनिमे की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और अपने प्यारे दोस्तों के साथ भी इसके पार्ट 1 वाले वीडियो को शेयर कर दें ताकि वो लोग भी इस कहानी के बारे में जान पाएं। ऐसी ही और अमेजिंग एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियोस के लिए याद से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी जरूर दबा देना ताकि मैं जब भी अगली वीडियो अपलोड करूँ आपको पता लग जाए।